नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हरियाणा का रिपोर्टर। पेश हैं आज की खबरें। जींद शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमारे संवाददाता देवेंद्र बत्रा ने थाना शहर जींद के प्रबंधक इंस्पेक्टर सुनील कुमार से विशेष बातचीत की। जैसा कि डीआईजी साहब ने आपके ऊपर विश्वास दिखा करके आपको थाना शहर जींद का प्रबंधक लगाया है, आप पब्लिक के लिए क्या दिखाना चाहेंगे? अफसरों का तो आपके ऊपर विश्वास आया कि आपको थाना शहर जींद में दिया, आप पब्लिक में क्या दिखाना चाहते हैं? मैं पब्लिक में एक बेहतर कानून व्यवस्था बनाने के पूरे अपना प्रयत्न करूंगा और मेरा मेन होगा प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। और जो डीआईजी साहब ने मेरे पर विश्वास करके मुझे यहाँ प्रबंधक लगाया है, जिम्मेवारी सौंपी है, तो मेरी भी है कि मैं पूर्ण रूप से उस पर खरा उतरूँ। शहर जींद में कुछ बातें ऐसी हैं जैसे कि स्मैक का हो गया, अवैध दारू का हो गया, उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई लेना चाहेंगे? उसके ऊपर है कि मैं अपने इन्फॉर्मर्स हैं जो उनकी मदद लेके जहाँ भी मिलेगी वहाँ अपना इनको पकड़ेंगे और जो भी एज पर लॉ जो भी कार्रवाई को कानूनी कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। जींद शहर एक राजनीति का गढ़ माना जाता है, जिससे कि हर कोई राजनीति अपने यहीं जींद से राजनीति शुरू करते हैं। उनके दबाव में आप कुछ कर रहे, चाहे वो सही है गलत है, उसको किस वे में लेके जाएंगे? नहीं, हम कानून सर्वोपरि है, जो कानून की दृष्टि से जो भी काम होगा, अब जिसने अपराध किया वो उसके हिसाब से पनिश होगा। 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ रोहतक के किसानों ने मखरौली टोल प्लाजा पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने रोहतक पानीपत हाईवे पर मखरौली टोल प्लाजा के नजदीक टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि धरने पर बैठे किसानों की संख्या ज्यादा नहीं है। किसानों के धरने को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इस धरने के बारे में बताते हुए किसान नेता दीपक फौजी ने बताया, ये भूख हड़ताल हमारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। जो ये 3 कृषि अध्यादेश आए हैं और जो एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं कर रहे हैं, उसके लिए ये हमारी भूख हड़ताल है अनिश्चितकालीन। जिस दिन ये 3 अध्यादेश वापस हो जाएंगे और एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा, हम अपनी भूख हड़ताल से उठ जाएंगे और हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है। तो इसके अलावा कोई और मतलब वो नहीं है कि सिर्फ आपको 3 कानून वापस चाहिए? जी हाँ, मैं साझा किसान मोर्चा के जो किसान मोर्चा है ना अपना, उनके साथ है। तो दिल्ली से जो भी डिसीजन होगा, दिल्ली से जो भी डिसीजन या जो भी आदेश आएगा उसका पालन करेंगे। वहीं महिला किसान नेत्री निर्मल बल्हारा ने भी इस अनशन के बारे में बताया। आज हम यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं क्योंकि काफ़ी दिन से लगातार किसान दिल्ली में पड़े हैं। सरकार एक बार भी उनकी तरफ ध्यान नहीं कर रही। हम सरकार को चेताना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी ये कानून वापस लो, नहीं तो आपने अपनी तरफ कुर्सी को भी छोड़कर भागना पड़ेगा। किसान इस मूड में आ चुके हैं। किसान को इतना नरम मत समझो। अगर किसान अपनी पाएगा ना, अभी तक तो एक आराम से बैठे हैं, लेकिन अगर किसानों के दिमाग में ये बात आ गई, आपको कुर्सी से खींच कर लेकर आएंगे। और मैं एक महिला होने के नाते बता देना चाहती हूँ, हमारी हर एक गांव में से हमने टीम बना दी है। अगर हमारा किसान रोड पर है अर्थात हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हम वो बैठेंगे, हम उनके लिए खाना बनाएंगे। हमारे नरवाना के संवाददाता सुनील ने नगर परिषद के नवनियुक्त ईओ संदीप सिंह से विशेष बातचीत की। नमस्कार, मैं नवीन हरियाणा का रिपोर्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार से काफ़ी दिन से ईओ की जो यहाँ पर सीट खाली थी, ईओ साहब यहाँ से चले गए थे, तो काफ़ी का जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जैसे आवास योजना की जो किस्से हैं उनको लेकर या नगर परिषद के जो भी कार्य थे वो काफ़ी दिन से रुके हुए थे। लेकिन संदीप सोलंकी ने यहाँ एडिशनल के तौर पर कार्यभार संभाला है। ये अब सिरसा में कार्य करता है और यहाँ पर कुछ 10 दिन पहले यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आज पहुँचे हैं, इनसे पूछेंगे कि किस प्रकार से जो कार्य रुके हुए थे, क्या उनको गति मिलेगी। तो बात करते हैं संदीप सोलंकी, ईओ है जो नगरीय परिषद से। जिस प्रकार से नरवाना के जो कार्य रुके हुए थे, क्योंकि ईओ की जो पोस्ट थी वो काफ़ी दिन से तो जो छुट्टी पे थे पिछले जो ईओ थे, और उसके बाद उन्होंने मेरे ख्याल में उनकी ड्यूटी चेंज होगी और उसके बाद यहाँ पर खाली पड़ी थी सीट। उसके बाद आपको एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो जो काम रुके हुए थे सर, क्या लगता है कि उनको गति मिलेगी? पहले आपकी टीम का पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर काफ़ी समय से कार्यकारी अधिकारी का पद खाली था, किसी तौर पर मेडिकल लीव पे वे गए हुए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है और ज्वाइन करने के बाद मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। जैसे कि कई हमारी योजनाएं चली हुई हैं, PMAY, PM स्वनिधि, स्वच्छ भारत अभियान। उस स्वच्छ भारत अभियान के लिए भी हम डोर टू डोर का टेंडर जो है लगा जा चुका है, जिससे काफ़ी सफाई में सुधार आएगा यहाँ पर। और डोर टू डोर में क्या रहेगा मेन पर? डोर टू डोर में हमारे जो है एजेंसी के माध्यम से कार्य किया जाएगा, जिसमें मैन पावर होगी और कुछ जो यंत्र हैं जैसे कि मशीन वगैरह, छोटे हाथी वगैरह लगाए जाएंगे, जो कि गली गली जाकर लोगों से कूड़ा एकत्रित करेंगे, गीला और सूखा, और ताकि इस जो अभियान में आगे हम अग्रसर रहेंगे। और इसके अलावा और भी काफ़ी अभियान हैं, जैसे हमारी CM अनाउंसमेंट वगैरह है, उसमें भी काफ़ी तेज़ी आएगी। प्रधान हैं नगर परिषद के, वो भी इसमें काफ़ी एक्टिव हैं। तो हम चाहेंगे कि नरवाना वासियों को हम जल्दी से जल्दी अच्छी से अच्छी सुविधा मुहैया कराएंगे। अच्छा, CM अनाउंस की कुछ जो फंडिंग थी उसको लेकर प्रधान जी ने भी इस कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, आपकी तरफ से क्या रहेगा सर? हमारी तरफ से जी, हमारे WMS पे काफ़ी एस्टीमेट हम अपलोड कर चुके हैं। उस अपलोड के बाद जो हमारे एस्टीमेट डायरेक्टर ऑफिस जाते हैं, वहाँ पर अप्रूवल हो जाती है, उनके अगेंस्ट हमारे पास फंडिंग होती है। उसके बाद हम टेंडरिंग के माध्यम से निष्पक्ष भाव से कार्य लगाएंगे, और जितना भी हम विकास कार्य कराएंगे इलेक्शन से पहले ही करवाया जाएगा, ताकि लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। सर, कुछ लोगों की दिक्कतें थी कि सर यहाँ पोस्ट खाली है तो लोगों को परेशानी हो रही है, आवास योजना की जो किस्तें नहीं डल रही थी, और आपने जब एडिशनल के तौर पर कार्यभार संभाला है, कितनी गति आई है उन कामों में? देखो जी, PMIU को लेके मैंने पूरे स्टाफ को बिल्कुल जो है पूरा, हमने कह सकते हैं कि पूरे स्टाफ इसी पे ही लगा हुआ है। बल्कि मैं कई बार सैटरडे संडे को भी कहता हूं कि आप साइट विज़िट कीजिए लोगों को, ताकि इस योजना का जल्दी से जल्दी लाभ हो सके और हमारे टारगेट जल्दी पूरे हो जाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। अच्छा सर, ये जो प्रोजेक्ट होता है प्रधानमंत्री आवास योजना, तो ये डेट क्या फिक्स की गई है? आपके पास कुछ गाइडलाइंस आई है? देखिए जी, डेट तो अभी सरकार की ओर से सन 2022 है, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें कि वो अपना DPC लेवल, लेंटर लेवल और कंप्लीशन जल्दी से जल्दी कर सके, ताकि हम उनको जो सरकार उनको अनुदान राशि दे रही है वो जल्दी से जल्दी उनको मुहैया कराई जा सके। सर, पीछे कुछ घोटाले की घटनाएं इसके अंदर आई थी, अब किस प्रकार से इनकी प्रोसेसिंग चली हुई है? जैसे नींव भर के या फिर लेंटर लगाकर, किस प्रकार से प्रोसेस? पूरे देख रेख से ध्यान चल रहा है, पूरे जियो टैगिंग से कार्य कर रहा है। पहली बात तो जो बाहर से यहाँ पर एजेंसी काम कर रही थी, उनको मैंने हटाकर यहाँ पर हमने जो अपने ऑफिस के जो ऑफिशियल्स हैं उनको ये जिम्मेदारी दी है, ताकि कोई घपले होने की उम्मीद ना रहे। अच्छा, एक ये अपने फैमिली आईडी है, फैमिली आईडी के लिए भी कोई अलग से कार्य कर लगाए? बिल्कुल जी, ये भी आजकल बिल्कुल एक ज्वलंत स्कीम है, हमारे पूरे हरियाणा की है, स्पेशल नरवाना की नहीं है। उसमें भी हमने काफ़ी पूरे 10 आदमी डेप्यूट किए हैं, ताकि हर परिवार पहचान पत्र बन जाए और स्कीम का आने वाले टाइम में उनको फ़ायदा हो। सर, एक अपडेट को लेकर क्या कहना चाहोगे? जिस प्रकार से जिन्होंने पहले फैमिली आईडी बनाई हुई है, और अपडेट का क्या फंक्शन है सर? देखो जी, उस टाइम कोरोना काल में जो कार्य हुआ उसमें कुछ खामियां रह गई थी, उन खामियों को दूर करने के बाद ही अब हम इसको अपडेट कर रहे हैं। जैसे कि किसी का आधार कार्ड रह गया या गलत हो गया या फ़ोन नंबर गलत आ गया, तो अब हम BLO की मदद से और प्रशासन की मदद से उसे ठीक कर रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि इसी मंथ में वो कार्य भी हम जल्दी पूर्ण कर दें। सर, इसकी कोई समय भी रखा गया है, निर्धारित किया गया है इसकी जो डेट है इसकी फैमिली आईडी? देखो, अभी तक तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाह रहे हैं कि हम इसी वर्ष 31 दिसंबर तक इसको फाइनल करें। 31 दिसंबर लास्ट है, लेकिन हमारा उम्मीद है कि हम 25 दिसंबर के आसपास इसको पूर्ण करने की पूरी उम्मीद रखते हैं। सर, इस टाइम आप जो रेगुलर कार्य करते हो वो कहाँ पर? फिलहाल जी, मैं कार्यकारी नगर परिषद सिरसा में कार्यरत हूँ,
और यहाँ पर मुझे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है सरकार के द्वारा। ठीक है। मैं पहले भी यहाँ पर रह चुका हूँ। और जिस प्रकार से आप सेवा कर रहे हो, शनिवार को एतवार को भी ड्यूटी दे रहे हो, सरकार की तरफ से गाइडलाइंस है या आप ज़्यादा वर्किंग देखते हुए नहीं जी, ये सरकार की टाइम बाउंड डेट है, इसमें हम अपने व्यक्तिगत तौर पर इस कार्य को कर रहे हैं, तो ऐसा कोई दबाव नहीं है। हम व्यक्तिगत तौर पर इस कार्य को जल्दी करना चाहते हैं। ठीक। 3 कृषि कानूनों व SYL के मुद्दे पर भाजपा कार्यकर्ता 19 दिसंबर को उपवास रखेंगे। पेश है हमारी विस्तृत रिपोर्ट। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के समर्थन व SYL के मुद्दे पर भाजपा 19 दिसंबर को रोहतक में उपवास रखेगी। इस संबंध में वीरवार को रोहतक में सर्किट हाउस में भाजपा की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता रोहतक से भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने की, जबकि पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर प्रमुख तौर पर मौजूद रहे। बैठक में तय हुआ कि सभी भाजपा कार्यकर्ता व नेता सुबह 11 से शाम 5 बजे तक उपवास पर बैठेंगे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा सांसद ने तीनों कृषि कानूनों के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों की आलोचना की। सभी डिस्ट्रिक्टों में, सभी जिला मुख्यालयों पर सभी साथियों की, कार्यकर्ताओं की, कार्यकारिणी के सदस्यों की और जिला पदाधिकारियों की आज हर जिला हेडक्वार्टर पर जो है मीटिंग चल रही है। 19 तारीख को शनिवार को इस कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर किसानों के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी होंगे और हमारे किसान भाइयों के साथ मिलकर के उपवास का, पूरे दिन का उपवास रखने का प्रोग्राम है कि मोदी जी ने जो ये तीनों कानून मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे कृषि मंत्री तोमर साहब के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो तीनों कानून आए हैं, ये पूरे देश के हित में है, किसानों के हित में है और आम जनता के हित में। और आपने देखा कि सरकार ने 6 राउंड की बातचीत करी किसान संगठनों के साथ और हर बार बहुत अच्छे तरीके से आपने, कृषि मंत्री जी ने, पीयूष गोयल जी ने भी हर राउंड की बात में बहुत अच्छे तरीके से किसानों ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने अपना पक्ष रखा। अब जो किसानों को जो आपत्तियां थी, जो संगठनों को जो आपत्तियां थी, उनको दूर करने के लिए भी सरकार ने कई बातें रखी हैं और सरकार हर बार इस बात को किसान संगठनों को न्योता दे रही है कि आप आएँ टेबल पर, क्योंकि हर चीज़ का, किसी भी आंदोलन का समाधान बातचीत से निकलेगा। एमएसपी की जो बात आई थी, सरकार अब तैयार है कि एमएसपी को लिखित आश्वासन देने के लिए। जो पहले आंदोलन शुरू हुआ था, आपको भी याद होगा, हम सबको याद है कि जो आंदोलन शुरू हुआ था तो किसान संगठनों की तरफ से ये बात आई थी कि एमएसपी पर सरकार लिखित गारंटी दे, लिखित हमारे को जवाब दे। तो सरकार उस बात में तैयार है। तो मैं अपील करता हूँ सभी साथियों के साथ मिलकर के कि किसान संगठन आए, टेबल पर आकर के बातचीत करें। ये उपवास का जो कार्यक्रम है, दूसरा जो माननीय मंत्री जी भी, हमारे मनीष ग्रोवर जी ने भी जैसे बताया कि हमारा जो SYL कैनाल का, जो SYL का जो पानी का SYL कैनाल खुदेगी तभी पानी आएगा। तो वो जो मुद्दा है, जब से हरियाणा बना है, जब से हरियाणा की जीवन रेखा है SYL कैनाल, और हम अपील करते हैं कि SYL कैनाल की कंस्ट्रक्शन जल्दी से जल्दी करा करके हमारे हरियाणा का जो पानी है वो हमारे को हिस्सा दिया जाए। हरियाणा की जीवन रेखा है और हरियाणा का किसान बार इस पर कितने आंदोलन हुए हैं, आपने देखा होगा। हमारे जो देवीलाल जी, हमारे आदरणीय पूजनीय डॉक्टर मंगल सेन जी के टाइम से कितने आंदोलन, कितनी बातें उठाई गई, लेकिन वो बात वहीं के वहीं रह जाती है। आज हम फिर से अपील करते हैं पंजाब सरकार से कि SYL के मुद्दे को जल्दी से जल्दी, इस मुद्दे को सुलझा करके जो हरियाणा के किसान की, हरियाणा की जनता की जीवन रेखा है, उस काम को भी जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। और 19 तारीख को 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक उपवास का कार्यक्रम रहेगा। शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर हमारे संवाददाता देवेंद्र बत्रा ने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुरेश चौहान से विशेष बातचीत की। जैसा कि पीछे आपने अपना एक बैठक ली थी सामाजिक संगठनों के साथ जींद शहर की सफाई व्यवस्था के लिए, उसके बारे में कुछ बताएंगे, क्या प्रगति हुई है उसमें? हमारी उसमें जो भी प्रगति है वो 90% हमने सारा कार्य कंप्लीट कर दिया है। जैसे कि टॉयलेट थी बाज़ार की में, जहाँ
हमें ज़रूरत लगा, और जो हमारी सामाजिक संस्थाएं थी, व्यापार मंडल था, उनके साथ जो सलाह मशवरा हुआ, उसमें वो जगह हमने आइडेंटिफाई कर ली है और उसकी प्रपोजल तैयार कर दी है। जैसा कि बताया गया था अनाज मंडी में भी टॉयलेट का रेनोवेशन होना है, उसके बारे में क्या हुआ है? उसके लिए रेनोवेशन के लिए एस्टीमेट हमने तैयार कर दिया है, उसमें जैसे ही अब टेंडर लगाएंगे उसमें कंप्लीट वो प्रोसेस हो जाएगा। और उस बैठक में ये हुआ, तभी जल्द ही दूसरी बैठक भी होगी जिसमें जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे, वो बैठक कब होने को है? अभी हमारा परिवार पहचान पत्र का थोड़ा कार्य चला हुआ है, उसके तुरंत बाद मैं उच्च अधिकारियों से टाई अप करके उस पर हमें एक मीटिंग बुला के और जो भी हमारा पिछला जो एजेंडा था उसको वहाँ पे मंथन करके जो काम रहे हैं उनको कंप्लीट कराएंगे, और भविष्य के जो भी निर्णय लिया जाएगा, मिनट्स ऑफ मीटिंग होंगे, उनको जल्द ही कंप्लीट किया जाएगा। और लोगों द्वारा ऑब्जेक्शन उठाई जा रही थी, भाई शहर में टाइलें लगा रही है, ब्रिक्स लगाए जा रहे हैं, उस पे आपका क्या निर्णय? टाइलों का तो पहले भी मान लो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन एक आई थी, उसके बाद अब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि भाई टाइलें ना लग के शीशी की ही बने। तो हम नगर परिषद जींद में अब लगभग जहाँ पे मान ले छोटी सड़कें होंगी वो तो एक अलग बात है, नहीं सभी जगह शीशी के ही रोड बनेंगे। और पीछे जैसा कि रोहतक रोड वासियों ने एक प्रदर्शन किया था, उन्होंने कहा था भाई कमेटी भी और PWD भी हमें लिख के दे, उसके बारे में आपने कैसे क्या किया? कमेटी और PWD क्या लिख के दें? भाई ये कौन कार्य करेगा उस अमृत योजना को पूरा करने का? कभी PWD नहीं, कह रहे? ऐसा नहीं है। जो BT बिल है, जो हमने जो अमृत योजना के तहत उसके पाइप दबाने थे वो दबा दिए गए हैं। हमने कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दे दिया हमारे वर्क्स का। वो जो BT बिल है वो PWD B&R ने करना, जिसके पैसे हमने उनको दे रखे हैं, अब उनके लेवल से पेंडिंग है, वो करें। जींद निवासी गौपुत्र विजय आर्य गौमूत्र व गाय के गोबर से बनने वाले उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं, जिन्हें लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। हमारे संवाददाता देवेंद्र बत्रा की एक खास रिपोर्ट। हरियाणा का रिपोर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। आपका मित्र, आपका भाई देवेंद्र बत्रा आज आपको एक नई चीज दिखाने को है, ये हमारे समक्ष है। आपका परिचय भाई साहब? मेरा नाम गौपुत्र विजय आर्य है। जैसा कि आपके यहाँ प्रोडक्ट्स रखे हैं, ये क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे? बिल्कुल बताना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात तो सभी भाइयों को जय गौ माता जय गोपाल। ये जो सारे के सारे जो उत्पादन आप देख रहे हो, ये सारे के सारे गौ माता के गोबर से निर्मित है और गौमूत्र से ही निर्मित है। सभी जो उत्पादन है, हमारी एक छोटी ही गौशाला है, वो अपने आप में गौ माता स्वावलंबी है, गौ माता आत्मनिर्भर है। कोई दान चंदे की डोनेशन वगैरह नहीं ली जाती। हमारे पास लगभग 20 के करीब गौ माताएँ हैं और इस कार्य को हम लगभग 3-4 साल से करीब कर रहे हैं। ये जो आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इसका प्रशिक्षण आपने कहाँ से लिया? मैंने जो इसका सबसे पहले जो प्रशिक्षण लिया, मैंने 2011 में प्रशिक्षण लिया, मैंने नागपुर से लिया था। नागपुर देवला पार्क है, वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद की सबसे बड़ी गौशाला है, वो भी लगभग 700 के करीब गौ माता है उनके पास। वहाँ पर भी कोई दान चंदे की कोई डोनेशन वगैरह नहीं दी जाती। और फिर उसके बाद मैंने कई जगह महाराष्ट्र से भी लिया है, फिर मैंने इसकी जगह तमिलनाडु से और राजस्थान, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जगह से मैंने फिर प्रशिक्षण लिया। फिर कुछ अनुभव करके ये जो उत्पादन हम गौ माता के गोबर और गौमूत्र से बनाने लग रहे हैं, ये आपके सामने ही है। विजय जी, आपने जो प्रोडक्ट्स बना रखे हैं, उनकी गुणवत्ता और बनाने का तरीका बताएंगे क्या है? हाँ बिल्कुल बताएंगे जी आपको। सबसे पहले तो मैं आपको इस धूपबत्ती के बारे में ही बात करता हूँ। ये जो धूपबत्ती है, ये 21 जड़ी बूटियों से निर्मित है। ये जो धूपबत्ती है 21 जड़ी बूटियों से निर्मित है। मैं आपको इसको मोटी मोटी जो जड़ी बूटियां हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले जो 21 जड़ी बूटियों में क्या है कि गौ माता का घी है, अच्छा गोबर है, जटामासी है, जायफल है, लोबान है, कपूर कचरी है, कोकिला है, सुगंध बावचरी है और जटामासी है, और अनेक 21 जड़ी बूटी, शहद और गुड़, 21 जड़ी बूटियाँ इसमें लगभग। और ये जो धूपबत्ती है, हमारी जो धूपबत्ती है, लगभग एक धूपबत्ती, ये आपको दिखा देता हूँ। ये धूपबत्ती, एक धूपबत्ती लगभग आधे टन से ज़्यादा ऑक्सीजन तैयार करती हैं। देखो धूपबत्ती का महत्व क्या है कि हम जब धूपबत्ती लगाते हैं, अपने मंदिर में लगाते हैं, अपने घर में लगाते हैं, इसका सबसे बड़ा महत्व यही है कि जब हम धूपबत्ती लगाएंगे, करोड़ों जीव जंतु जो ऑक्सीजन के लिए मरने लग रहे जीव जंतु जो हमें दिखाई नहीं देते, उनको जीवन प्रदान मिलेगा, क्योंकि उनको सांस लेने में वो होगी
और उनको सांस जीवन मिलेगा तो परमात्मा अपने आप खुश हो जाएगा। और जो आजकल हम मार्केट से जो धूपबत्ती ले आने लग रहे हैं वो सभी की सभी केमिकल है। उन धूपबत्तियों में बिल्कुल डीपी वगैरह और परफ्यूम वगैरह सभी बहुत ही ज़्यादा अड़ंगा उसमें प्रदूषण ही होता है, और सांस दमा अस्थमा वगैरह चीज़ों में भी वो बहुत ही नुकसानदायक है। ये जो धूपबत्ती है दमा अस्थमा टीबी कोई भी व्यक्ति उसके सामने पास लगाए कोई नुकसान नहीं, फायदा ही होने वाला है इस धूपबत्ती से। तो हरियाणा के रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज हरियाणा का रिपोर्टर व यूट्यूब चैनल हरियाणा के रिपोर्टर को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।